नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में केजरीवाल की याचिका पर हुई सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 29 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक। मंत्रियों को उनके प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम के निर्देश और साथ ही बूथ को मजबूत करने पर फोकस। महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। लाडला भाई योजना के तहत युवाओं को हर महीने मिलेंगे 6 से 10 हजार रुपए। श्री राम मंदिर की सुरक्षा परखने के लिए आज अयोध्या में एनएसजी के कमांडो। शहर की सुरक्षा व्यवस्था की भी होगी समीक्षा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन। 6 लोगों की मौत, कई घायल। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है भारी बारिश का दौर। यूपी के कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। केरल में अगले 4 दिनों तक भीषण वर्षा का अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में हो रहा है सुधार। बाढ़ प्रभावितों की संख्या घटकर करीब 4 लाख हुई। और पेरिस ओलंपिक के लिए आईओए ने जारी की खिलाड़ियों की सूची। 117 खिलाड़ियों और सहयोगियों स्टाफ के 140 सदस्यों की सूची जारी। सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से। और आइए अब विस्तार से डालते हैं समाचारों पर नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उसके आवास पर हुई बैठक में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों से मुलाकात की और हर एक ग्रुप से अलग अलग उनके क्षेत्र का हाल जाना। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले क्षेत्र में जब तक चुनाव समाप्त न हो जाए 2 दिन रात्रि विश्राम के निर्देश दिए। सभी प्रभारी मंत्रियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है और सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने में करना है। लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद बनने के बाद 9 विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई सीटों के अलावा सीमामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। सपा विधायक के अयोग्य घोषित होने से सीमामऊ सीट रिक्त हुई है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद और एससी सुरक्षित सीट, करहल, सीमामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, एससी सुरक्षित सीट, कटेहरी और मझवा इसमें शामिल हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जिन मंत्रियों को किस विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि मीरापुर विधानसभा सीट के लिए प्रभारी मंत्री की अगर बात करें कैबिनेट की तो अनिल कुमार, और साथ ही आपको बताते चलें प्रभारी राज्य मंत्री और सुमेंद्र तोमर, केपी मलिक हैं। कुंदरकी की बात करें विधानसभा सीट के लिए प्रभारी मंत्री कैबिनेट, और आपको यहां बताते चलें कि यूपी सीएम के आवास पर ये बैठक हुई है। और आपको ये भी बता दें कि कहां और किस वजह से उपचुनाव होने हैं। और मुजफ्फरपुर की मीरपुर विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव होने हैं। प्रभारी मंत्री कैबिनेट धर्मपाल सिंह, प्रभारी राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी,
और प्रभारी मंत्री कैबिनेट सुनील शर्मा, प्रभारी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल। और एक बार फिर से हम आपको बताते चलें कि अलीगढ़ ज़िले की खैर एससी सुरक्षित सीट पर ये उपचुनाव होना है। और साथ ही प्रभारी मंत्री कैबिनेट जयवीर सिंह योगेंद्र और प्रभारी मंत्री कैबिनेट अनिल कुमार और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर। और मुरादाबाद की अगर बात करें आपके साथ तो आपको यहाँ बताते चलें कि मीरापुर की हम आपको बता देते हैं विधानसभा सीट के लिए प्रभारी मंत्री कैबिनेट और साथ में अनिल कुमार और बूथ को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए गए थे। और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव होना है। अजीत पाल सिंह है प्रभारी राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री कैबिनेट सुरेश खन्ना, प्रभारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल। और हरियाणा के जी हाँ कैबिनेट प्रभारी मंत्री एक बार फिर आपको बता दें सूर्य प्रताप शाही प्रभारी राज्य मंत्री और मंकेश्वर सिंह गिरीश यादव प्रभारी मंत्री कैबिनेट, स्वतंत्र देव सिंह संजय निषाद प्रभारी राज्य मंत्री, दयाशंकर मिश्र। और मिर्ज़ापुर की मंझवा विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव और प्रभारी मंत्री कैबिनेट अनिल कुमार प्रभारी राज्य मंत्री। और साथ में आपको बता दें कि मुरादाबाद की ये कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव हो रहा है। प्रभारी मंत्री हैं। और अब आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई से गिरफ्तारी सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए है कि केजरीवाल जेल से बाहर ना आ सकें और यही वजह है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी में इतनी देर की। अलग अलग कोर्ट के 3 आदेश केजरीवाल के पक्ष में हैं। सिंघवी ने कहा कि जून में रिहाई और फिर उसके बाद आत्मसमर्पण से साफ है कि केजरीवाल जमानत के ट्रिपल टेस्ट पर खरे उतरते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी से बात करते हैं। विकास, जैसा कि अभी हमने देखा कि कई बयान भी हमने देखे और साथ ही में अगर हम बात करें मुख्यमंत्री केजरीवाल की, तो जैसे कि अभी बताया कि उनके वकील ने कि ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक तरह से ट्रिपल अगर देखा जाए तो टेस्ट हुआ है उनका। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आज जो सुनवाई थी वो 2 पहलुओं पर होनी थी। पहली ये कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो चुनौती दी है सीबीआई गिरफ्तारी को, वो वैध है या नहीं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ये भी चाहते थे कि जमानत याचिका पर भी आज ही कोर्ट सुनवाई करके आदेश को सुरक्षित रख ले। हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध किया और सीबीआई ने ये कहा कि बेहतर होगा कि पहले कोर्ट ये तय कर ले कि सीबीआई ने जो उनको अरेस्ट किया वो लीगल था या नहीं था, क्योंकि वो सबसे पहले उसी मुद्दे पर केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट में चुनौती दी है अपने अरेस्ट को। तो कोर्ट अब पहले ये तय करेगा अरेस्ट की लीगैलिटी को, उसके बाद 29 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सीबीआई ने ये कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से तथ्यों से परे हैं। सीबीआई ने उनको अगर गिरफ्तार किया है, उसमें कुछ देरी हुई है तो उसकी वजह है कि जांच चल रही थी, और अगर सीबीआई को किसी दुर्भावना से काम कर रही होती तो यही सारी चीजें जो वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको जेल में रखने की कोशिश है, वो चुनाव प्रचार के समय जो उनको अंतरिम जमानत मिली थी, राहत मिली थी, उस वक्त भी सीबीआई उनको गिरफ्तार करने की बात कर सकती थी। लेकिन ये कहना ही गलत है कि सीबीआई दुर्भावना से काम कर रही है। दूसरी बात, सीबीआई ने यह कहा कि हमें 60 दिन के अंदर, 60 दिन बचे हैं सीबीआई के पास चार्जशीट फाइल करने के लिए सप्लीमेंट्री, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को जाहिर है वो आरोपी बनाएंगे, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को जमानत ना दी जाए, क्योंकि सीबीआई को उनसे जो पूछताछ करनी है या किसी दूसरे मामले के आरोपियों से या सरकारी गवाहों से आमना सामना करवाना है, उन सारी चीजों के चलते। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि केजरीवाल बहुत सी चीजों पर सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे, उनका जो रवैया रहा है वो टालने की कोशिश करते रहे एजेंसी के सवालों को। तो इन सब चीजों के चलते सीबीआई चाहती है कि अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत ना दी जाए।
जैसा आप जानती हैं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ईडी मामले में उनको अंतरिम जमानत दे चुका है। उसका भी यहाँ पर हवाला दिया गया है अरविंद केजरीवाल के वकीलों की ओर से कि उनको सुप्रीम कोर्ट से भी एक राहत मिल गई है। इसीलिए सीबीआई उनको जेल में बनाए रखने के लिए ये सारी कार्रवाई कर रही है। अब ये हाई कोर्ट जो है वो पहले ये तय करेगा कि सीबीआई की जो अरेस्ट था, सीबीआई का जो अरेस्ट था अरविंद केजरीवाल के मामले में, वो उसकी लीगैलिटी में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट का आदेश आता है या सीबीआई के पक्ष में आता है। अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आदेश आ जाता है तो उनको उसी वक्त उसी दिन से राहत मिल जाएगी, आप ये कह सकते हैं। वरना जमानत याचिका पर 29 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें दोनों पक्ष एक बार फिर अपनी बातें रखेंगे और कोर्ट या तो उसी दिन या जल्द से जल्द उस सेपरेट इशू पर भी अपना एक ऑर्डर अलग से जारी करेगा। बिल्कुल विकास, जैसे कि हमने देखा कि वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई पर आरोप भी लगाया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनु सिंघवी का सीधा आरोप यही था कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बनाए रखने के लिए सीबीआई ने इस तरह से उनको गिरफ्तार किया, तब जबकि ईडी मामले में उनकी रिहाई का रास्ता लगभग साफ हो रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत इस पूरी सीबीआई की गिरफ्तारी की जो एक्सरसाइज थी उसके बाद दी है, लेकिन उनका ये कहना था कि क्योंकि जांच एजेंसियों को लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, इसीलिए सीबीआई के मामले में उनको आरोपी बना दिया गया। लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे, सीबीआई ने इसका विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो दोनों मामलों में आरोपी हैं या जिनको जमानत नहीं मिल रही है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि जो जमानतें मिली हैं, जो जमानत मिली है बाकी आरोपियों को, वो ऐसे लोग थे जो इनके इशारे पर काम कर रहे थे, यानी कि वो मुख्य साजिशकर्ता नहीं थे। जो बहुत इसमें जो की लोग हैं, कि जो बहुत मुख्य भूमिका में लोग हैं, उनमें से किसी को जमानत नहीं मिली है। सीबीआई ने ये कहा कि चाहे वो के कविता हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो और अरविंद केजरीवाल, यही तीनों सबसे जो इसमें मुख्य भूमिका जिनकी है वो इन तीनों की है, और इसीलिए इनको जमानत ना पहले ईडी ने भी नहीं दी थी और सीबीआई मामले में भी इनको जमानत तीनों को नहीं मिली है। इसीलिए ये कहना कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई खास तौर पर एजेंसी उनको टारगेट कर रही है, उनको निशाना बना रही है, ये गलत है। ये लोग की कॉन्स्पिरेटर हैं और इस प्रभावशाली लोग हैं, इसीलिए इनकी जमानत का विरोध सीबीआई लगातार करती आ रही है। और जब हम देखेंगे 29 जुलाई को, जब अगर दोबारा सुनवाई होती है जमानत को लेकर के, जिसकी उम्मीद है कि उस पर सुनवाई होगी, तब भी सीबीआई इसका विरोध करेगी कि चार्जशीट दाखिल होने तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में ही रहने दिया जाए और उन्हें जमानत पर रिहा ना किया जाए। बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। और एक बार फिर आपका स्वागत है। साथ ही आपको बताते चलें कि अग्निवीर पर हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐलान इस वक्त आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। और साथ ही आपको यहाँ बताते चलें कि हरियाणा सरकार का ये एक बड़ा ऐलान आया है। कई नौकरियों में 10% आरक्षण मिलने की बात भी सामने आ रही है। सीएम नायब सिंह सैनी की घोषणा है। अग्निवीरों को कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण मिलने जा रहा है। हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला। और साथ ही जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण भी बताया जा रहा है। कांग्रेस ने अग्निवीर के बारे में दुष्प्रचार किया, साथ ही ये भी सामने आ रही है बात। और मुख्यमंत्री यातायात दुर्घटना में मुआवजा भी देगी और मुख्यमंत्री अग्निवीर सैनिकों को सरकार सब्सिडी देगी। और साथ ही आपको बताते चलें कि सड़क दुर्घटना में घायलों का खर्च सरकार उठाएगी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि हमारी सरकार 10% आरक्षण देगी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बात कही। और अग्निवीर पीएम की लोकहित ये योजना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अग्निवीर को ग्रुप बी और ग्रुप सी में भी प्रावधान है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला सामने आया है। अग्निवीरों के लिए ये एक बड़ी खबर है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से गौरव पटवाल।
गौरव जी, स्वागत है आपका। और जैसे कि अभी हमने देखा कि एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, अग्निवीर पर हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐलान आया है। आपको बता दें कि एक ये आरक्षण मिलने जा रहा है, एक बड़ी खबर है हरियाणा की ओर से। जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर एक बड़ा ऐलान किया अग्निवीरों को लेकर। अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकारी पदों पर 10% आरक्षण का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ये प्रावधान करने जा रही है। कुछ पद उन्होंने बताए, उसमें कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पद आदि शामिल हैं। इसमें अग्निवीरों को 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में अग्निवीरों को 3 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष के छूट का भी प्रावधान किया जा रहा है। और पहले बैच के लिए अधिकतम आयु की में जो छूट मिलेगी वो 5 वर्ष की रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रुप सी की भर्तियों में, सिविल भर्तियों में, सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 5% आरक्षण मिलेगा और ग्रुप बी में 1% आरक्षण दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश में एक अग्निवीरों के लिए एक खुशी की लहर आएगी, क्योंकि हरियाणा जो है वो एक सैन्य बाहुल प्रदेश माना जाता है। गांव देहात से और शहरों से भी, गांव कस्बों से कई लोग जो है वो सेना में भर्ती होते हैं और सेना में अपनी सेवाएं देते हैं अग्निवीर के तौर पे। जब वो लौट के वापस आएंगे तो उनका भविष्य को सुनिश्चित करने का कार्य आज प्रदेश सरकार ने किया है। बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है कि जो अग्निवीर हैं जब वो इसमें आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो भी खत्म होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, इससे बेरोजगारी भी समाप्त होगी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने एक और बात कही कि कोई अग्निवीर अगर लौटकर उद्यम लगाना चाहता है, छोटा कोई अपना कारोबार करना चाहता है, तो 5 लाख तक के ऋण पर उसको ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि उसको ऋण पर ब्याज चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 लाख तक के ऋण पर। इसके अलावा आम लाइसेंस में उनको प्राथमिकता दी जाएगी और निगमों में भी मैट्रिक स्कोर पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो यानी कि अग्निवीर जब अपनी सेवाएं देकर लौटेंगे तो रोजगार के अवसर उनके सामने नए सृजित हो सकते हैं। सरकारी, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो या फिर वो अपना कोई व्यापार या उद्यम स्थापित करना चाहते हो, उसमें सरकार ने सहायता के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। और ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो है वो एक सैन्य बहुल प्रदेश के रूप में माना जाता है। बिल्कुल गौरव, अग्निवीर ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो प्रावधान बताया गया है, ये हम जानना चाहेंगे कि ग्रुप बी और ग्रुप सी में क्या खासियत है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज प्रेस वार्ता करते हुए संक्षेप में इस बारे में जानकारी दी कि प्रदेश सरकार जो है उसने एक प्रावधान किया है कि प्रदेश की जो नौकरियां निकलेंगी ग्रुप सी में, उसमें अग्निवीरों को सीधी भर्तियां जो होंगी, सिविल की भर्तियां, उसमें अग्निवीरों को 5% आरक्षण का प्रावधान रहेगा और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान सरकार करने जा रही है। यानी कि अग्निवीरों के पास जब वो सेवा देकर लौटेंगे तो उनके पास कई सारे अवसर इसमें सृजित होंगे। बाकायदा उन्हें आरक्षण का लाभ जो है प्रदेश सरकार की ओर से भर्तियों में, सीधी भर्तियों में वो मिलने जाएगा। जी बिल्कुल। और कांग्रेस की ओर से जैसे कि बताया जा रहा था कि अग्निवीरों के बारे में दुष्प्रचार भी फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर भी अंकुश लगेगा। जी बिल्कुल, आज जो मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता की शुरुआत की, उन्होंने इसी बात से शुरुआत की कि कांग्रेस जो है अग्निवीरों को लेकर कुछ दुष्प्रचार कर रही है और इसी को काउंटर करते हुए उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है इनका भविष्य सुनिश्चित करने की ओर आगे बढ़ रही है और इसी संबंध में आज ये सब ऐलान किए गए हैं। तो इससे जो दुष्प्रचार हो रहा है उनके भविष्य को लेकर, उस पे कहीं ना कहीं एक रोक लगेगी, वो दुष्प्रचार कहीं ना कहीं खत्म होगा।
बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि अग्निवीरों के लिए ये एक बड़ी खबर और खुशी की खबर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव पटियाल और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने, आपको बता दें कि पंढरपुर में लाडला भाई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत महाराष्ट्र में 12वीं पास करने वाले युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि डिप्लोमा पास करने वालों को 8,000 रुपए प्रति महीना और डिग्री धारकों को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से युवा अन्य कारखानों में अनुभव और कुशलता हासिल करेंगे और सरकार उन्हें मासिक भत्ता देगी। महिला आपल्या भगिनी आल्या होत्या। आपल्या सरकारने यावेळेस मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली। 15,500 रुपये महिन्याला, 18,000 रुपये वर्षाला त्याच्या खात्यामध्ये जमा होणार। 3 गॅस सिलेंडर वर्षातून मोफत आपण त्यांना देणार। अशा प्रकारची योजना आपण सुरू केली आहे। लवकरच माझ्या भगिनींच्या बहिणींच्या खात्यामध्ये पैसे वळते होतील, त्यांना देखील एक हातभार लागेल। आणि त्याचबरोबर आपण काही लोक म्हणाले लाडकी बहीण तर केलं, लाडका भावाचं काय? मग लाडका भावाचं पण केलं। आता जो 12वी झालाय त्याला 6,000, डिप्लोमा झालाय त्याला 8,000, डिग्री झालाय त्याला 10,000 रुपये महिन्याला। आणि त्याच्यामध्ये तो वर्षभर त्या कारखान्यात अप्रेंटिसशिप करेल, त्याला तिथे नोकरी लागेल आणि ट्रेंड असं अतिशय स्किल्ड मॅनपॉवर आपल्या उद्योजकांना मिळेल। आणि म्हणून ते पैसे जे आहे हे सरकार भरणार आहे अप्रेंटिसशिपचे। इतिहासात पहिल्यांदा अशा प्रकारची योजना आपण सुरू केलेली आहे। और अब खबर कर्नाटक से, जहां सरकार का एक फैसला सुर्खियों में है। कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में निजी कंपनियों में कर्नाटक के लोगों को 100% आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये प्रावधान ग्रुप सी और डी के पदों के लिए है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इसके पीछे दलील ये है कि उनकी सरकार नहीं चाहती कि कन्नड़ लोग अपने राज्य में नौकरियों से वंचित रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की देखभाल करना है। विधायक के मुताबिक कोई भी उद्योग कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा। अगर उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट कन्नड़ दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो सरकार या उसकी एजेंसियों के सहयोग से प्रतिष्ठानों की 3 साल के अंदर प्रशिक्षण देना होगा। यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो कोई प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है। कर्नाटक में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स खफा नजर आ रहे हैं। बिल पर कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद से ही इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि इस बिल के आने से टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। इस कड़ी में बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह ने इस बिल के आने से राज्य की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी स्थिति को लेकर शंका जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है, एक तकनीकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है और हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां प्रदान करना है। हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। वहीं एसोचैम कर्नाटक के सह अध्यक्ष और साथ में आपको बता दें कि यूली के सह संस्थापक आर.के. मिश्रा ने विधायक को अदूरदर्शी बताते हुए कहा कि ये भारतीय आईटी सेक्टर के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक सरकार की
चुटकी लेते हुए लिखा, कर्नाटक सरकार का एक और शानदार कदम, स्थानीय आरक्षण को अनिवार्य करें और हर कंपनी में निगरानी करने के लिए सरकारी अधिकारी नियुक्त करें। इससे भारतीय आईटी और जीसीसी वैश्विक क्षमता के डर जाएंगे और अदूरदर्शी मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन ने मोहनदास पाई के इस बिल को फांसीवादी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया। To tell me whether I'm a local or not. I'm a local. This state belongs to me. My city belongs to me. How can they define me and say this is a local? It's illegal. It's against the constitution, against the citizenship norms. If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them, spend more money on skill development, spend more money on internships, spend more money on apprenticeship programs, so they all become skilled. Not like this. What are you trying to achieve by this? They must withdraw this bill and announce more job scheme, spend more money on jobs. स्वर्ण समूह के प्रबंध निदेशक BSP प्रसाद ने भी सरकार के इस फैसले पर विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कुशल और अकुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण हमें दूसरे राज्यों में श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए हम मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर विचार करना चाहिए। There's so much of shortage in Karnataka that getting an employee, a worker, by the either skilled or unskilled, is becoming so difficult for us because they don't want to work. They are getting all amenities, all support from the government. They can sit in house and they can enjoy their life. They can lead their life. So under these circumstances, keeping such restrictions will only ultimately end in stopping all infrastructure projects, and the industries also will be closed if such compulsions are imposed on the infrastructure and industry. आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा निजी कंपनियों में C और D ग्रेड पदों पर 100% कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर टेक इंडस्ट्री के लोगों की नाराजगी पर कर्नाटक के मंत्री MB पाटिल ने कहा कि मामले को लेकर CM के साथ बैठेंगे और इसे सुलझाने की कोशिश की जाएगी। I have seen Kiran Majumdar Shaws and Mohandas Pais and many more people also have the apprehensions as regarding this Kannadiga's job, this one quota into the industries. So there has been a little confusion. One, the Kannadigas in Karnataka, their interests are paramount. They should get the jobs. It's paramount. और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के बावजूद TMC के नेता आपत्तिजनक टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया मंच X पर राज्यपाल का नाम लिए बिना उन पर गंभीर आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं। बंगला में लिखे एक पोस्ट में TMC नेता ने दावा किया कि राजभवन के एक शक्तिशाली निवासी पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप हैं और ऐसी घटनाएं दिल्ली के होटल ताज पैलेस से लेकर राजभवन तक फैली हुई हैं। वहीं कृष्णानगर से TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ऐसा किया है। दोनों TMC नेताओं ने ये भी कहा कि वो ऐसा करते रहेंगे।
और इससे पहले मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया। राज्यपाल द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में हाई कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दिया। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रियात हुसैन सरकार और पार्टी के नेता कुणाल घोष को ऐसी अपमानजनक बयानबाजी नहीं करने का निर्देश दिया। इस मामले को लेकर भाजपा तृणमूल सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये कितना शर्मनाक है कि एक मुख्यमंत्री को इस वजह से बयानबाजी से रोकना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं जानती कि उन्हें क्या बोलना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ममता ने जिस प्रकार की बयानबाजी की उससे उनकी उम्मीद नहीं थी। I welcome the judgment. The remarks that she made about me were not expected at all from her. Violence is growing in the state. I'm depressed that in some cases, violence is supported or initiated by the government. This is a very disturbing trend. Because of this growing violence, which has got the backing of government, people feel suppressed, oppressed, and depressed. This cannot continue like this. Bengal deserves peace and harmony. भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मनिकतला में टीएमसी पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट नहीं डालने दिया गया। गुंडा को अंदर करो, डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू करो और रिगिंग छप्पा को रोक दो। आप थोड़ा मानिकतला चला जाइए, यहां से 3 किलोमीटर दूर। मानिकतला में कोई हिंदू लोग को वोट डालने नहीं दिया गया है। 54% वोट हुआ, ओनली 12% अलाउड टू कास्ट देयर वोट, 42% फर्जी वोट है। संघर्ष चलेगा, जरूरत तो है, कब होगा तो बाद में देखा जाएगा। 34 साल लगा है सीपीएम जाने के लिए, यहां भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ईसीआई को बंगाल में इलेक्शन गाइडलाइन बदलना चाहिए। शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि टीएमसी ने गुंडों को पोलिंग एजेंट बनाकर रखा है। Our demand is very simple. ECI should change the election guideline, especially in Bengal. TMC एक सीट में 8-8, 7-7 करके डैमी प्रत्याशी खड़ा कर रहा है और 8 गुंडा को पोलिंग एजेंट का आई कार्ड देकर अंदर घुसा रहा है। टीएमसी कैडर को प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर इन रायगंज 371 presiding and polling officer selected by a one particular community. They choose in Itar, Dalkola, Gwalpukur and Chakulia. 371. It's a पक्का सबूत। 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव का प्रिजाइडिंग पोलिंग था, सुरेंद्र मीना चेंज कर दिया। इसके ऊपर जांच होना चाहिए। वहीं नेता शुवेंदु अधिकारी राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिले, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी भी साझा की, जिसमें विधानसभा उपचुनाव पर चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों को चुनावी ड्यूटी पर ममता सरकार ने तैनात किया और रायगंज विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी पर सिर्फ मुसलमान लगाए गए। रायगंज भाजपा की पक्की सीट है, फिर भी उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई। इसे बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े पर ध्यान देने की बात कही गई। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की
अवमानना हो रही है और साथ ही चुनाव में गड़बड़ी की लगातार खबरें आ रही हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त प्रसन्नजीत बख्शी और राष्ट्रीय महानगर के संपादक प्रकाश चंडालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमने ये खबर में देखा कि बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं शुभेंदु अधिकारी ने, और अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र चुनाव की आत्मा कही जाती है। ऐसे में इस तरह के अगर हम बयानबाजी देखें, आरोप देखें, तो ममता सरकार कहीं ना कहीं घेरे में नजर आ रही है। रेशमा जी, पश्चिम बंगाल की हालत ऐसी हो रखी है कि यहाँ पर मतदान हो या ना हो, परिणाम एक तरफा होते हैं। वामपंथियों के शासन में भी ऐसा होता था, और जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, ये और ज्यादा स्पष्ट हो गया है और ज्यादा पुख्ता हो गया है। आज कई ऐसे निचले निकायों के चुनाव में तो विरोधियों को चुनाव में खड़े होने की स्थिति नहीं है, इतना ज्यादा आतंक मचा हुआ है। विधानसभा में प्रत्याशी खड़े होते हैं क्योंकि केंद्रीय वाहिनी की सुरक्षा में चुनाव होते हैं, और लोकसभा में भी यह स्थिति होती है। लेकिन मतदान के दिन का जो गणित होता है, उस दिन तृणमूल वाहिनी के गुंडे, इनके द्वारा जो विभिन्न क्लबों को पोषित किया गया है, संचालित किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, वे गुंडे काम पे लगाए जाते हैं, और उनका एक तरफा काम होता है तृणमूल के प्रार्थियों के लिए वोट का जुगाड़ करना, विरोधियों को रोकना। अब इनको रोकने के लिए किस प्रकार उनको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, और मतदान के बाद में ये भी पड़ताल की जाती है कि किसने विरोधी पार्टियों को वोट दिया, एक एक करके। और ये गिनती रेशमा जी आज भी चल रही है कि किस प्रकार लोगों को आतंकित कर दिया जाए। शुभेंदु अधिकारी के पास में ये भारतीय जनता पार्टी या दूसरे विपक्षी पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है, इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद से पलायन करने को मजबूर हुए। यह स्थिति 2021 के विधानसभा चुनाव में भी आई थी, जब 70,000 लोगों को बंगाल छोड़ करके आसाम में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग अपने अपने गांवों से, गली से, मोहल्ले से भाग करके दूसरे जगह पर हैं, जिनको उनकी पार्टियों के लोग किसी प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब ये सरकार के लोग जो है, पुलिस प्रशासन इसमें मिला हुआ होता है। अब शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा पूरी लिस्ट तैयार की है और ये दावा किया है कि इस प्रकार के लोगों को आतंकित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, और इनको वोट देने से रोका गया है। और ये चीजें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये बात आगे बढ़े तो इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा पश्चिम बंगाल का ये जो कंगारू कोर्ट का जो शासन चल रहा है, इसी प्रकार से लोगों को आतंकित करता रहेगा, और ऐसे लोगों को सत्तारूढ़ पार्टियों की पूरी छूट मिली हुई। जी, आपके पास आना चाहेंगे हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त प्रसन्नजीत बख्शी जी। आपसे जानना चाहेंगे, अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो जिस तरह से आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं भाजपा को वोट नहीं डालने दिया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रेशमा, प्रकाश जिस तरह से कह रहे थे, अगर थोड़ा सा आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी और तृणमूल के बीच में अंतर है सिर्फ 42 लाख वोटों की। इसमें से 25 लाख जो वोट है, ये वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का है जहां पे मुसलमानों की संख्या 80% से ऊपर है। बाकी रहता है 17 लाख। 17 लाख में से 7 लाख ऐसी जगह है जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या 50% से ऊपर है। तो हकीकत में ये जो इस बार तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट और भाजपा को 12 सीट बोल के राहुल गांधी होड़ मचा रहे हैं अपने इंडी गठबंधन की तरफ से, तो इनको समझना चाहिए कि सिर्फ 10 लाख हिंदू वोट अगर इधर से उधर हो जाए तो भाजपा 29 सीटों पे आ जाए और तृणमूल कांग्रेस 12 सीटों पे उतर जाए। तो स्थिति ये ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि हिंदुओं को वोट देने से रोकना चाहिए, क्योंकि हम जैसे इस तरह से आंकड़ों का हिसाब करते हैं, तृणमूल कांग्रेस भी राजनीति में उनको भी करना चाहिए और जरूर किए हैं। और इसीलिए उनका ये एक जो पब्लिक रिलेशन कंपनी है, उस कंपनी को 100 करोड़ कई 100 करोड़ रुपया दे के रखा गया है। उस कंपनी को इस्तेमाल करते हुए ये जो नेटवर्क है कि जहां जहां हिंदुओं की गांव है वहां पे चारों तरफ से घेराबंदी कर दे, वो चुनाव में वोट देने के लिए जा नहीं पाए।
और जहां जहां शहर में ऐसा जगह है वहां पे जो हिंदू है उस मोहल्ला को ऐसे चारों तरफ से घेर दिया जाए कि वो चुनाव में मतदान करने के लिए जा नहीं पाए जी। तो ये स्ट्रेटेजी 2024 से ही लगाया हुआ है। ये पिछले 2 साल की आंकड़े को पूरी तरह से आकलन करके तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और वो PR एजेंसी की तरफ से ये बनाया गया था जी। तो ये एकदम सच्चाई है जो प्रकाश की तरफ से बताया जा रहा है कि ये सही है, ऐसा ही है। और तृणमूल कांग्रेस सोच लिया है कि बंगाल की 30% मुसलमान को अगर हम 100% हमारी तरफ कर ले तो उसके बाद कोई हमें रोक नहीं पाएंगे और इसके लिए किसी भी दूर तक और किसी भी नीचे तक जाने के लिए ममता बनर्जी तैयार है। रेशमा बिल्कुल प्रसन्नजीत जी, अब हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रकाश जी, जैसा कि हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा है कि मुसलमानों को चुनावी ड्यूटी पर ममता सरकार ने तैनात किया है और साथ में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं गाइडलाइन बदलने की ज़रूरत है। तो ऐसी गाइडलाइन क्या है वो, और दूसरी बात ये भी निकल कर आती है कि इतनी अनियमितता क्यों साफ तौर पर देखी जा सकती है बंगाल में? रेशमा जी, प्रसन्नजीत दा ने भी बहुत अच्छे तरीके से और आंकड़ों के साथ में पूरा एकदम फैक्ट आपके सामने रखा है और ये सच्चाई है पश्चिम बंगाल की। देखिए, हिंदू और मुसलमान मतदाताओं को शांति से रहने दिया जाए पश्चिम बंगाल में या कहीं पर भी, यह सरकार का धर्म होता है, नियम होता है। लेकिन यह सरकार पूरे रूप से हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेल रही है। एक तरफा मुसलमानों के लिए बातें होती है, हिंदुओं को दरकिनार किया जाता है और बल्कि उनको कई जगह पर प्रताड़ित किया जाता है चुन चुन करके। वो इसलिए किया जाता है कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट तो उनका बैंक है। और आप अगर पुराने कई बयानों को अगर देखें तो आपको ये चीजें स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ममता बनर्जी का ये बयान कई दिनों पहले का रहा है कि मुस्लिम तो हमारी कामधेनु है, उनकी तो लात भी सहनी पड़ेगी। और ये अपने आप में देखिए, ये कामधेनु कोई भी हो सकता है, हर नागरिक कामधेनु है। वो राज्य का भला चाहता है और राज्य सरकार का काम होता है वो जनता का भला करे। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी के लिए अगर ये कर दिया जाए, उसके बाद आपको पता होगा कि तारकेश्वर धाम हिंदुओं का धाम है, वहां पर एक मुसलमान को उस अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता महानगर के मेयर है फिरहाद हकीम, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें उन्होंने गैर मुसलमानों को दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति की संज्ञा दी है और लोगों को दावत इस्लाम का एक प्रकार से नारा दिया है कि उनको इस्लाम में लाया जाए। एक मेयर के पद पर बैठे हुए और जिस मेयर की कुर्सी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग बैठे हों, उस कुर्सी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस प्रकार से लोगों को बांटने का काम करता है और यही पूरे राज्य में हो रहा है। आप कहीं जाइए, आपको कहीं शाहजहां मिल जाएंगे, आप कहीं जाइए कहीं और आपको शाहजहां का कोई अराबुल मिल जाएगा, कोई और भाई मिल जाएगा चारों तरफ। और अभी तो एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है रेशमा जी, वो है राज्य में कंगारू कोर्ट। सॉलिसी सभा के नाम पर अगर घर में पति और पत्नी की लड़ाई भी हो जाती है और पत्नी जाकर के अगर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को शिकायत कर दे तो उसे थाने में, पुलिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ता उनको अपने क्लबों में बुलाएंगे और उनकी जिस प्रकार से पिटाई के वीडियो वायरल होने शुरू हुए हैं, और ये केवल 1 और 2 वीडियो नहीं है रेशमा जी, ये जगह जगह पश्चिम बंगाल में फैल रहा है और ये लोगों को आतंकित करने का, जिस प्रकार से प्रसन्नजीत दा ने जो आंकड़े दिए कि फर्क बहुत कम रह गया है और उसमें भी 25 लाख अगर मुस्लिम वोटों को माइनस कर दिया जाए तो हिंदू वोटों का, जो सामान्य वोट मतदाता है, उनके वोट का प्रतिशत बहुत कम है। अर्थात अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टी सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी पाई जाती, लेकिन उनको किस प्रकार से डराकर दूर रखा जाए, ये सारी चीजें इस सरकार की रणनीति का नया हिस्सा बन गई हैं और लोग इससे बहुत ज्यादा आतंकित हैं। बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से हम रायगंज की बात करते हैं कि रायगंज भाजपा की एक पक्की सीट है, बावजूद इसके बताया गया कि उपचुनाव में बीजेपी हार गई। तो आपके पास क्या आंकड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए अजीब सा स्थिति है ये। 2021 के चुनाव में रायगंज विधानसभा में बीजेपी कई हजार वोटों से आगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में रायगंज विधानसभा क्षेत्र में कई हजार वोट आगे है बीजेपी। अब 2024 की बाईपोल में हम क्या देख रहे हैं कि वो जो करीब 46,000 की गैप है, उस 46,000 की गैप को ओवरकम करके फिर तृणमूल कांग्रेस की जो कैंडिडेट है वो 50,000 वोटों से जीत जाते हैं। मतलब करीब 1 लाख वोटों की अंतर है 1.5 महीनों के बीच। और वो भी ऐसा है कि ऐसा कोई घटना 1.5 महीना में हुआ नहीं है जिसके कारण ये जो 1 लाख वोट की अंतर है ये हो जाए।
तो उसके बाद जब हम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, तब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये एक्स हैंडल में कुछ पोस्ट किया गया कि करीब 400 ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर है जो खास एक समुदाय की तरफ से चुना गया है, जो मुसलमान की तरफ से चुना गया है। क्यों ऐसा क्यों है? पहली बात तो सवाल तो यह है, यह समझना पड़ेगा। इसके साथ रेशमा मैं और एक बात जोड़ दूं, जैसे प्रकाश कह रहे थे कि जगह जगह पर कैंगारू कोर्ट, ऐसे हम पूरे देश और दुनिया शेख शाहजहां के बारे में जब सुन रहा था, तब हम लोग बारी बारी में दूरदर्शन में कह रहे थे कि ऐसा शेख शाहजहां जगह जगह पर सैकड़ों शेख शाहजहां है। वैसे ही आराबुल है, वैसे ही जेसीबी है चोपड़ा में, जैसे जो जिनको जेसीबी नाम से हमने जाना, वैसे ही जमालुद्दीन है जिसको कल ढूंढ के निकाला किसी ने, वैसे ही किसी सद्दाम सरदार है किसी जगह पे जो अपने घर पे सुरंग बना के रखता है और पुलिस आने से उस सुरंग, जैसे हम 100 साल पहले किसी राजा महाराजा की प्रसादों में सुनते थे कि वहां पे सुरंग है और सुरंग से भाग जाएंगे, वैसा सुरंग बना के रखे है घर में। हम सुने हैं किसी जगह पे जयंत सिंह बोल के कोई है जो अपने क्लब में लोगों को बुला बुलाकर वहां पे कैंगारू कोर्ट चलाते थे और बेरहमी से पीटते थे। तो ये जो घटनाक्रम पिछले 1 महीनों से बार बार हम देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि बंगाल में स्थिति ऐसा है कि ममता बनर्जी की तरफ से किसी तरह से, मैं जो पीआर एजेंसी की बारे में बता रहा हूं, वो पीआर एजेंसी की पेड स्टाफों को काम पे लगाकर किसी तरह से वो सीट जीत जाए, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जाए भाड़ में, बाकी जो काम है वो काम सिर्फ तोलाबाजी का है, वो काम सिर्फ कैंगारू कोर्ट का है। रेशमा, बिल्कुल। प्रसन्नजीत जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हम यहाँ धन्यवाद करना चाहेंगे राष्ट्रीय महानगर के संपादक प्रकाश चंडालिया जी का, आप हमारे साथ जुड़े। और वाकई आप सबकी बात से ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म होना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आता। फिलहाल बहुत शुक्रिया और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर झारखंड भाजपा सह प्रभारी और असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने DD न्यूज़ से खास बातचीत में राज्य में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ और बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर की। वे आगामी चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। झारखंड में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने, इस वक्त हमारे साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है। देखिए, हमारा देश में असम और बंगाल पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठी से प्रभावित था। अभी घुसपैठियों ने बड़ा संख्या में झारखंड में आना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये चिंता का विषय। कानून को देश में है, लेकिन पुलिस को डिटेक्शन और डिपोर्टेशन करना पड़ेगा। इस राज्य में सर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये एक प्रदेश है जिस प्रदेश का राज्यसभा का सांसद का घर से 300 करोड़ रुपया का बरामद होता है, मंत्री का घर से 35 करोड़ रुपया का बरामद होता है। छोटे मोटे संख्या का बाद में तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। तो यही एक बड़ा प्रमाण है कि झारखंड में भ्रष्टाचार कैंसर जैसा बीमारी जैसा हो चुका है। ईडी के लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ ईडी CBI को भेज दिया जाता है। देखिए, ईडी और CBI को अपना काम करना चाहिए। संस्था अगर दुर्बल हो जाएगा तो फायदा किसका होगा? करप्ट लोगों का ही तो होगा। अगर कल ईडी CBI देश में नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कहाँ तक जाएगा, एक बार आप खुद ही सोच लीजिए। ये थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो DD न्यूज़ से बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज़, रांची, झारखंड। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल विवाह रोकने के लिए असम जैसे राज्यों में कानून के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने।
बाल विवाह को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून जी हैं। प्रियंक जी, क्या रहा रिपोर्ट में, क्या फाइंडिंग्स आई हैं और किस तरीके से रिपोर्ट जो है वो आगे आएगी? देखिए, एनजीओ के माध्यम से जो सर्वे किए गए और जो केसेस के बारे में जांच की गई, रिपोर्ट आज हमको सौंपी गई है, उससे ये स्पष्ट होता है कि बीते दिनों कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज करना शुरू की गई, वहाँ से बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जिस प्रकार ये सेक्युलर एक्ट है, तो सेक्युलर भावना के साथ ही इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। राज्य सरकारों को अपीजमेंट छोड़ करके सभी धर्म के बच्चों के ऊपर पीसीएमए एक्ट का संरक्षण प्रदान करना चाहिए। अभी आयोग क्या समस्याएं फेस कर रहा है चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, और जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया था, फिर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया था, तो उसमें आया कि इसको नज़ीर ना बनाया जाए, तो इसको किस तरह आप आगे ले जाएंगे? देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसमें एक बच्ची की शादी को केवल इसलिए जायज़ बता दिया गया था क्योंकि वो मुसलमान थी। मुसलमान होना किसी बच्चे के शोषण का रास्ता नहीं खोल सकता। हम लोग सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया और ये कहा कि इस तरीके के मामलों को नज़ीर बना के अन्य आदेश ना दिए जाएं। तो मैं बड़ा साफ कर देना चाहूँगा, धार्मिक आधार पर बच्चों का यौन शोषण आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, कई राज्यों में प्रोसिक्यूशन को लेके, एफआईआर दर्ज करने को लेके हीले हवाले किए जाते हैं, आवश्यकता है वहाँ सुधार करने की। ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा समस्याएं हैं और यहाँ पर मामले दर्ज नहीं होते हैं, और ऐसे कौन से राज्य जो अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में हमको ये देखने में आया कि मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं। चाइल्ड मैरिजेस के आंकड़ों में अंतर हमको दिया जाता है। बिहार में भी हमको ऐसा देखने को मिलता है कि प्रोसिक्यूशन की स्थिति को ठीक करना चाहिए। राजस्थान में भी प्रोसिक्यूशन की स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है। झारखंड में चाइल्ड मैरिज के नाम पे एब्डक्शन, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, ये सब भारी मात्रा में हो रहा है। इस सब को कंट्रोल किए जाने की बेहद आवश्यकता है। आगे आयोग की क्या रणनीति होगी चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए और बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए? देखिए, प्रतिवर्ष आयोग देश के सभी जिलों के साथ समीक्षा करता है, पीसीएमए एक्ट के प्रावधानों के क्रियान्वयन की स्थिति को जांचता है। इस साल की वो एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में हम उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। ये तो हमारे साथ प्रियंक कानूनगो, जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, उनका कहना है कि रिपोर्ट में जो फाइंडिंग आई है उससे जाहिर होता है कि आसाम में जिस तरीके से मामले दर्ज हुए हैं चाइल्ड मैरिज को लेकर, उससे बहुत बड़ी गिरावट आई है वहाँ पर। कैमरामैन प्रमोद के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम को लेकर तेज आवाज में डीजे बजा हुड़दंग करने के दौरान रोकने पहुंची अहियापुर पुलिस पर मंगलवार की रात पथराव किया गया। मामला थाना क्षेत्र के सिपाहापुर का है और शाम करीब 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सिपाहापुर में सड़क पर डीजे बजाकर राहगीरों से बदसलूकी की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची तो शरारती तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देखकर पुलिस को पीछे लौटना पड़ा। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री नवीन रामकुलाम और पूर्व प्रधानमंत्री पॉल बेरांजे, विपक्ष के नेता डॉक्टर आरवी बुलेल और सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नेता जावियर लुक ड्योवाल से मुलाकात की और उन्होंने सभी नेताओं से मिलकर खुशी जाहिर की। साथ ही भारत और मॉरिशस के संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस मुलाकात के दौरान वैश्विक मुद्दों, द्विपक्षीय साझेदारी और हिंद महासागर क्षेत्र की समृद्धि और कल्याण पर विचार विमर्श किया गया।
और भारत से यूरोप को किया गया निर्यात वित्त वर्ष 2024 में एक दशक के उच्च स्तर पर पहुंचा। वित्त वर्ष 2024 में यूरोप को निर्यात 98.9 अरब डॉलर रहा। हालांकि ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2023 के 98.3 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक है, लेकिन वित्त वर्ष 2016 से तुलना करें तो लगभग 2 गुना है। 2016 में देश से यूरोप को निर्यात 50.4 अरब डॉलर हुआ था, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2023-24 में यूरोपीय देशों के साथ भारत का व्यापार एक दशक से सबसे ज्यादा था। उत्तरी अमेरिका के मामले में 2023-24 में भारत से 86.7 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। वहीं 2015-16 में 45.2 बिलियन डॉलर मूल्य का निर्यात 10 वर्षों में सबसे कम था। कुल मिलाकर ये दोनों क्षेत्र भारत के कुल विदेशी माल व्यापार का लगभग 25% हिस्सा है। बता दें कि 2023-24 में यूरोप में भारत के टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नीदरलैंड, यूके, जर्मनी, इटली और बेल्जियम हैं। वहीं यूरोप को निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 कमोडिटी की बात की जाए तो पेट्रोलियम उत्पाद, दूरसंचार उपकरण, लोहा और इस्पात, इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण और ड्रग फॉर्मुलेशन और साथ में बायोलॉजिकल्स थे। वहीं उत्तरी अमेरिका में दवा फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स, दूरसंचार उपकरण और पेट्रोलियम उत्पाद के अलावा भारत से शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं में मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर और सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण भी शामिल थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।